आर्थिक एवं समावेशी विकास राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 19वें सांख्यिकी दिवस 2025 की थीम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष है, जो विश्वसनीय एवं समयबद्ध सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) स्थापना 1950 से 51 में किया गया था, जो मुख्यतः भूमि उपयोग, दैनिक वेतन जैसे विषयों पर केंद्रित था। संस्थागत स्वरूप में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएस) का गठन 1970 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के तहत किया गया। 2019 से इसे कार्यों को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संचालित किया जा रहा है। कार्यक्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) का संचालन, ग्रामीण एवं शहरी मूल आंकड़ों का संकलन, राज्य संस्थाओं के समन्वय से क्षेत्र गणना तथा फसल अनुमान सर्वेक्षण के माध्यम से फसल सांख्यिकी में सुधार करना। एनएसएस के प्रमुख सर्वेक्षण में शहरी ढांचा सर्वेक्षण चरण 2022 से 27, शहरी क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय प्रतिदर्श ढांचे की स्थापना एवं अद्यतन करना, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) संगठित विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, संरचना एवं संगठन में हुई परिवर्तन का आकलन और मूल्यांकन करना। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017 से श्रम बल संबंधी सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। मूल्य सर्वेक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि या ग्रामीण श्रमिक तथा थोक मूल्य सूचकांक। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के शिल्पकार तथा भारत के सांख्यिकी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। योगदान: प्रेसिडेंसी कॉलेज से सांख्यिकी प्रयोगशाला की स्थापना की 1931 में। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की स्थापना की भूमिका निभाई। महालनोबिस मॉडल की संरचना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्रमुख ढांचा बना, इसके अंतर्गत मुख्यतः औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु रोडमैप। नीति आयोग की रिपोर्ट AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु रोडमैप भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की AI कार्बन राजधानी में परिवर्तित करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में निर्माणकर्ता IBM, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, टेलीपरफॉर्मेंस आदि उद्योग नेतृत्वकर्ताओं की विशेषज्ञ परिषद के मार्गदर्शन में नैसकॉम एवं बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (BCG) के सहयोग से नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई। उद्देश्य: यह रिपोर्ट इस बात का विश्लेषण करती है कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारत के प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र को परिवर्तित कर रही है। सभी संभावित रोजगार ह्रास को रोजगार सृजन के अवसर में बदलने की रणनीति प्रस्तुत करती है। मुख्य विशेषताओं में AI प्रतिभा मिशन। यह रिपोर्ट वर्ष 2035 तक भारत में विश्व के AI राजधानी बनाने हेतु व्यापक कौशल विकास, पुनः कौशल और तथा नवाचार पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित मिशन का प्रस्ताव रखती है। रोडमैप के प्रमुख स्तंभ: शिक्षा में AI, विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में AI साक्षरता का एकीकरण, राष्ट्रीय पुनः कौशल इंजन, लाखों तकनीकी एवं उपभोक्ता अनुभव CX पेशेवरों को AI संदर्भित भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाना है। वैश्विक AI प्रतिभा आकर्षण केंद्र: श्रेष्ठ AI प्रतिभाओं को
बनाए रखना एवं आकर्षित करना, जिससे भारत एआई कौशल का वैश्विक केंद्र बन सके। इंडिया एआई लेटेंसी मिशन नीति आयोग की रिपोर्ट एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित इंडिया एआई लेटेंसी मिशन का आह्वान करती है। उद्देश्य ऐसा भविष्य आधारित एआई कार्यबल विकसित करना जो एआई निर्माण, एआई प्रणालियों एवं उपकरणों का विकास तथा एआई का उपयोग अर्थव्यवस्थाओं के प्रत्येक क्षेत्र में एआई का एकीकरण दोनों कर सकें। भारत के लगभग 90 लाख तकनीकी कार्यबल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा एआई संवर्धित पेशेवरों में परिवर्तन करने का लक्ष्य और कार्यक्रम में भारत वर्ष 2035 तक प्रत्येक भारतीय को एआई का निर्माण और उपयोग करने में सक्षम बनाते हुए भारत में वैश्विक एआई प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि एआई आधारित विकास समावेशी, नवाचार आधारित एवं सतत हो। अपेक्षित प्रभाव रोजगार सृजन वर्ष 2031 तक आईटी, उपभोक्ता अनुभव तथा संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 40 लाख नए एआई आधारित रोजगार। प्रतिभा नेता 2035 तक भारत एक विश्वसनीय वैश्विक एआई कार्यबल एवं नवाचार साझेदारी के रूप में उभर सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, अनुसंधान और उद्योगों में एआई क्षमताओं के एकीकरण से रोजगार विस्थापन को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025 से 30 में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर राष्ट्रीय वित्तीय समावेशी रणनीति 2025 से 30 जारी की है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति NSFI राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति एक रणनीतिक ढांचा है जिसमें RBI द्वारा प्रमुख वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के सहयोग से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य भारत में वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय समावेशन विस्तार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता को सुनिश्चित करना है। NSFI 2025 से 30 की मुख्य विशेषताओं, पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण। यह रणनीति वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता एवं अंतिम छोर तक पहुंच, लास्ट माइल डिलीवरी में सुधार हेतु एक समन्वित समग्र पारिस्थितिकी तंत्र आधारित मॉडल पर बल देती है। प्रभावी उपयोग पर बल रणनीति केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच तक सीमित न होकर परिवारों एवं सूक्ष्म उद्यमों द्वारा वित्तीय सेवाओं के सतत एवं उत्पादक उपयोग पर केंद्रित है। संरचना रणनीति में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु 5 प्रमुख लक्ष्यों, पंचज्योति तथा 47 विशिष्ट कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया है। पंचज्योति NSFI 2025 से 30 की 5 रणनीतिक स्तंभ में वहनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच, बचत, ऋण सीमा, पेंशन भुगतान सेवाओं तक समान पहुंच, जिससे सुरक्षा, जोखिम संरक्षण एवं दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर विशेष बल, लैंगिक संवेदनशील एवं सुदृढ़ता केंद्रित समावेशन, महिला केंद्रित वित्तीय समावेशन तथा संवेदनशील समुदायों को सशक्त बनाना, आजीविका, कौशल एवं समावेशन का एकीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं आय में गतिशीलता हेतु वित्तीय सेवाओं को कौशल एवं आजीविका से जोड़ना है। व्यवहारगत परिवर्तन हेतु वित्तीय शिक्षा, अनुशासित बचत, उत्तरदायी ऋण, बीमा एवं वित्तीय योजना हेतु वित्तीय साक्षरता, विशेषकर फर्स्ट टाइम यूजर एवं युवाओं के लिए सशक्त उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण, डिजिटल भुगतान विस्तार के बीच प्रभावी शिकायत निवारण, डेटा संरक्षण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन से आशय व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आवश्यकताओं को उत्तरदायी एवं सतत तरीके से पूरा करने हेतु वहनीय वित्तीय से उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता से है। भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर 67 हो गया है, जो 2021 में 24.3% की वृद्धि दर्शाता है। 2021 की तुलना में 24.3% की वृद्धि दर्शाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसके अंदर 55.98 करोड़ लाभार्थी विशेष अभियान वित्तीय समावेशन योजना के संपूर्ण विस्तार के उद्देश्य से संचालित एक माह के अभियान के दौरान 6.65 लाख खाते अकाउंट खोले गए। ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 विश्व बैंक के अनुसार भारत में
खाता स्वामित्व 2011 के बाद बढ़कर 89% हो गया है। साथ ही सक्रिय खातों वाले वयस्कों का अनुपात भी बढ़ा है। वित्तीय समावेशन हेतु सरकारी पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई पर प्रत्येक परिवार को जमा निकासी, रुपे कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी जैसी मूलभूत सेवाएं सहित एक क्रियाशील बैंक खाता उपलब्ध कराने हेतु जैम ट्रिनिटी जन आधार मोबाइल बैंक खातों, डिजिटल पहचान एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जिससे वित्तीय सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति एवं कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज एवं दुरुपयोग की रोकथाम हो सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना, अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमिता को औपचारिक ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता करना। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जीजीबीवाई सभी बैंक खाता धारकों को न्यून लागत पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान कर मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी मॉडल प्रशिक्षित एजेंट के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग का विस्तार, जिससे दूरस्थ एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में नगद जमा निकासी, प्रेषण एवं आधार सक्षम लेनदेन संभव हो सके। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन एवं मापन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन एवं मापन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकलन एवं मापन संबंधी रिपोर्ट में निर्माणकर्ता भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ICRIER द्वारा तैयार की गई तथा मिनिस्ट्री ऑफ IT द्वारा जारी किया गया उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय ढांचे के आधार पर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विश्वसनीय एवं अपडेटेड आकलन को प्रस्तुत करना है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रमुख शीर्षक में वर्तमान स्थिति। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया, जिससे 2024-25 तक बढ़कर 13.42% होने का अनुमान है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रमुख क्षेत्रक में डिजिटल रूप से सक्षम उद्योग प्रमुख योगदानकर्ता GVA का 7.83%, जिसमें ICT सेवाएं, दूरसंचार आदि पहल शामिल है। नए डिजिटल उद्योग इसमें बड़ी तकनीकी फर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं अन्य शामिल है। पारंपरिक क्षेत्र का डिजिटलीकरण, व्यापार और शिक्षा के जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय GVA में 2% की वृद्धि हुई है। रोजगार प्रभाव डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022-23 में 14.67 मिलियन श्रमिकों को रोजगार दिया, जो कुल कार्यबल का 2.55% है। अनुमानित वृद्धि वर्ष 2029-30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय में लगभग 20% योगदान मिलने की संभावना है, जो कृषि एवं विनिर्माण को पीछे छोड़ देगा। भारत विकासशील देशों में पहला देश है जिसने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकलन हेतु OECD ढांचे का उपयोग किया है। रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक के इनपुट-आउटपुट दृष्टिकोण पर आधारित वैकल्पिक आकलन भी प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र घटक में डिजिटल सक्षम उद्योग इसमें सकल मूल्यवर्धन में 7.8% के योगदान के साथ प्रमुख योगदानकर्ता सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं, ICT, दूरसंचार आदि शामिल हैं। नवीन डिजिटल उद्योग, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पारंपरिक क्षेत्रों का डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय सकल मूल्यवर्धन के अतिरिक्त 2% का योगदान। भारत की डिजिटल प्रगति पर मुख्य आंकड़े में मोबाइल सब्सक्रिप्शन 8.36 बिलियन, वैश्विक मोबाइल सब्सक्रिप्शन में से 1.14 बिलियन भारत के हैं। इंटरनेट ट्रैफिक भारत प्रति उपयोगकर्ता 16.9 GB औसत
मासिक डेटा उपयोग के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 5G परिनियोजन भारत 2024 में 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। डिजिटल भुगतान भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1644 बिलियन डिजिटल लेनदेन दर्ज किए हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा है। डिजिटल पहचान 8 जनवरी 2024 तक 1.3 बिलियन से ज़्यादा बायोमेट्रिक आधार आईडी जारी किए गए हैं। एआई प्रोजेक्ट GitHub पर एआई योगदान में भारत 23% के साथ सबसे आगे है। इसके बाद अमेरिका 14% के साथ दूसरे स्थान पर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहाँ जिसमें उत्पादन विनिमय तथा सेवाओं प्रदान करने हेतु इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आंकड़े एवं डिजिटल अवसंरचना जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित गतिविधियां संचालित होती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री। उदाहरण के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट। डिजिटल सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल भुगतान, फिनटेक, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS शामिल है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस और वितरण मॉडल है जिसमें उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से सब्सक्रिप्शन आधारित रूप में ऐप्स का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही तथा ये अनुप्रयोग बाह्य सर्वरों पर होस्ट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेल्स फोर्स, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365। डेटा अर्थव्यवस्था निर्णय निर्माण एवं मूल्य सृजन हेतु आंकड़ों का संग्रहण, प्रसंस्करण, विश्लेषण, सूक्ष्मकर्ता, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग। डिजिटल अवसंरचना डिजिटल गतिविधियों को सक्षम करने वाली भौतिक सामग्री प्रणालियों, इसमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क, 5G डेटा सेंटर्स आदि शामिल है। डिजिटल नवाचार नई एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास तथा अनुप्रयोग, जिसके माध्यम से व्यावसायिक मॉडलों में अवसंरचनात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए एआई और ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI मूलभूत डिजिटल मंचों एवं प्रणालियों का एक समुच्चय है जो पहचान, भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम बनाता है। डिजिटल तंत्र में DPI की स्थिति भौतिक स्तर आधार स्तर पर कनेक्टिविटी, नेटवर्क, उपकरण, सर्वर, डेटा केंद्र और राउटर जैसी मूलभूत डिजिटल एवं दूरसंचार अवसंरचना। DPI स्तर मध्यवर्ती स्तर में अंतर संचालनी एवं वित्त पोषण विस्तार योग्य डिजिटल मंच जैसे आधार, पहचान, UPI भुगतान, डिजिलॉकर। अनुप्रयोग स्तर शीर्ष स्तर पर DPI आधारित क्षेत्र विशिष्ट डिजाइन समाधान और ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT, टेलीमेडिसिन का दूरस्थ शिक्षा। वैश्विक प्रासंगिकता DPI के माध्यम से विस्तार योग्य एवं समावेशी सार्वजनिक सेवा प्रणालियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, जलवायु सहनशीलता एवं डिजिटल रूपांतरण से संबंधित समाधान प्राप्त होते हैं। डिजिटल भुगतान पर समितियों के बारे में। डिजिटल भुगतान पर रतन वाटल समिति 2016 उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश के लिए गठित किया गया। मुख्य सिफारिशों में भुगतान विनियमन, RBI के तहत भुगतान विनियामक का निर्माण, आधार आधारित KYC, प्राथमिक पहचान के रूप में आधार का उपयोग और आधार आधारित eKYC की अनुमति, संदाय और निदान प्रणाली अधिनियम 2007, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता को मजबूत करने के लिए संशोधन, इंटरऑपरेबिलिटी, मोबाइल नंबर और आधार का उपयोग करके बैंकों तथा भुगतान सेवा प्रदान करने के प्रदाताओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने तथा और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष या निधि की स्थापना। सरकारी भुगतान सभी सरकारी भुगतानों के लिए डिजिटल मोड अनिवार्य करना।
डिजिटल भुगतान पर नंदन नीलेकणी समिति 2019 जनादेश भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन एवं सुधार संबंधी सुझाव देने हेतु स्थापित किए गए प्रमुख अवलोकन और सिफारिशों में सरकार की भूमिका, भुगतान के डिजिटलीकरण में तेजी लाने, सरकार की उत्प्रेरक भूमिका पर बल दिया गया है। G2C भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित सभी सरकार से नागरिक G2C भुगतान विशेष रूप से डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) विभिन्न परिवहन साधनों मेट्रो, बस, रेल में उपयोग योग्य एकल इंटरऑपरेबिलिटी कार्ड का प्रस्ताव दिया गया है। यह भी सिफारिश की है कि यह ATM से जुड़े डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करे। सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 10 वर्ष। हाल ही में 3 जन सुरक्षा योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के 10 वर्ष पूरे किए हैं। 3 योजनाएं: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। 2015 में शुरू की गई PMSBY एक वार्षिक दुर्घटना बीमा योजना जो प्रतिवर्ष अपने आप नवीनीकृत होती है। यह बहुत ही किफ़ायती प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। प्राप्यता मानदंड में बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति नामांकन के लिए पात्र, बशर्ते वे प्रीमियम ऑटो डेबिट के लिए सहमति प्रदान करें। कवरेज वितरण में बीमा राशि आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख, आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख, वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये सालाना, 2 माह की 2 रुपये प्रति माह से भी कम है, जो लिंक किए गए खाते से स्वचालित रूप से काट लिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY एक सरकारी सहायता प्राप्त जीवन बीमा पहल है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कवरेज सुनिश्चित करती है। पात्रता मानदंड में 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बैंक या डाक बचत खाता प्रीमियम भुगतान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा से सहमत होकर PMJJBY के तहत पंजीकरण कर सकता है। बीमा कवरेज और प्रीमियम कवरेज राशि किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख, वार्षिक प्रीमियम 436 प्रति वर्ष, जो सीधे बैंक या डाकघर खाते में डाला जाता है। अटल पेंशन योजना APY एक सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य निर्मित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने पर केंद्रित है। यह निम्न आय वाले लोगों को लंबे समय तक बचत की आदतों को बढ़ावा देना जो आमतौर पर सरकारी पेंशन प्रणाली के दायरे से बाहर होते हैं। पात्रता मानदंड में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए। केवल गैर आयकरदाताओं के लिए लागू होगा। पेंशन वर्ष 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ग्राहकों को अपने योगदान और प्रवेश की आयु के आधार पर 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है। सेवानिवृत्ति के बाद लाभ: आंशिक मृत्यु की स्थिति में पत्नी या पति को पेंशन जारी की जाती है। पत्नी या पति की मृत्यु के बाद संचित कोष नामांकन व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है। समय से पहले मृत्यु के मामले में पति या पत्नी योजना को जारी रखने या लाभों के साथ बाहर निकलने के विकल्प चुन सकते हैं। सुरक्षा योजनाओं में PMSBY, PMJJBY और API उद्देश्य: PM सुरक्षा योजना में 2 लाख तक का आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता सीमा। PMJJBY में किसी भी कारण से
मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए का जीवन कवर, जीवन बीमा कवर। एपी एपी एपीवाई एपीवाई में एपीवाई में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को गारंटीगत मासिक पेंशन कवरेज गति में 2 लाख। सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख, इसमें आंशिक स्थायी दिव्यांगता 1 लाख शामिल है। जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 2 लाख और अटल पेंशन योजना में 1,000 से 5,000 प्रति माह। आयु क्षमता 18 से 70 वर्ष है। सुरक्षा बीमा योजना 18 से 50 वर्ष। जीवन ज्योति बीमा योजना में एपीआई में 18 से 40 वर्ष है। प्रीमियम भुगतान सुरक्षा बीमा में 20 रुपये प्रति वर्ष और है। जीवन ज्योति योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक रूप में। नामांकन की विधि ऑटो डेबिट सुविधा वाले बैंक डाकघर खातों के माध्यम से ओसो के माध्यम से ऑटो डेबिट सुविधा वाले बैंक डाकघर खातों के माध्यम से बैंक या डाकघर खातों के बजाय उसे लाभ संरचना में मृत्यु दर पूर्ण दिव्यांगता में 2 लाख का जुर्माना 2019 में 3 वर्ष। जीवन ज्योति योजना मृत्यु पर 2 लाख के पात्र हैं और अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद अंशधारकों को पेंशन फिर पति पत्नी और बाद में नामांकित व्यक्ति का कोष संचालन प्रशासन में सुरक्षा बीमा योजना में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना में LIC या उससे अन्य स्वीकृत जीवन बीमा करताओं में और अटल पेंशन योजना में एनपीएस प्रणाली के तहत पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का PDFRDA द्वारा संपत्ति कर फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने हाल ही में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के वित्त पोषण भारत के अति समृद्ध वर्ग का सामान्य वर्ग पर समाप्ति एवं वित्त पोषण कर लगाने का प्रस्ताव वर्ष 19 भारत में संपत्ति कर किसी व्यक्ति या संस्था की कुल संपत्ति द्वारा की जाने वाली कर जो सामान्य अति समृद्ध वर्ग से को लक्षित करता है। यह दर किसी व्यक्ति में स्वामित्व वाली परियोजनाओं भारत में संपत्ति कर किसी व्यक्ति या संस्था की कुल संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर है जो सामान्य अति समृद्ध वर्गों को लक्षित करता है। यह कर किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे वोट बैंक वैश्विक स्तर पर स्पेन कर किसी व्यक्ति की स्वामित्व वाली विभिन्न परिसंपत्तियों नकद बैंक और जमा शेयर स्थिति परिसंपत्ति निजी वाहन तथा अचल संपत्ति के कुल बाजार मूल्य में पर लगाया जाता है। वैश्विक स्तर पर मापने योग्य
आयतन वैश्विक आधार पर कॉरिडोर समिति 1955 की अवधारणा आयतन वैश्विक आधार कॉरिडोर समिति 1955 की अनुशंसा के आधार पर संपत्ति का पर आधारित कानून डीएस प्रतिबंध प्रति संपत्ति पर अधिग्रहण 1957 के अंतर्गत मुख्य विशेषताओं में कर दर वार्षिक 1% सप्ताह वार्षिक दर 1% वैश्विक स्तर पर 10 सीमा 30 लाख से अधिक की निवल संपत्ति पर लागू प्रयोजनता में व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ एवं कंपनियां उन्मूलन व्यापकवाद विवाद उच्च अनुपालन तथा व्यापक वाद विवाद उच्च अनुकूलन बाज तथा अधिक प्रासंगिक लागत जैसी समस्याओं के कारण 2015 में संपत्ति कर समाप्त कर दिया गया। उन्मूलन पश्चात राज्य प्रस्ताव प्रतिरूप उपाय राजस्व हानि की क्षति हेतु सरकार द्वारा अति समृद्ध वर्ग के आधार पर वृद्धि हुई है। विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2025